हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, उसकी भूमिका जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या रही और कैसे भारत को स्वतंत्रता मिली। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं वह भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास किया और आप बोल सकते हैं कि मुख्य भूमिका उसमें निभाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने आपको बताया था कि 1885 में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनने का आपको दिखेगा और 1885 में जो बोलिए ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये गठन होता है। लेकिन इससे पहले भी कुछ संस्थाएं थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बनाए गए थे और उनका भी काम जो है वो कंट्रीब्यूशन वहाँ दिखता है। तो अगर हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो हमें दिखता है 1838 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये आता हुआ दिखेगा आपको। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो कि कलकत्ता में बनता है और जमींदारों के हितों का संवर्धन ये करता है। देन आपको दिखेगा 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये सारी संस्थाएं भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फाउंड करने का जो श्रेय है या प्रमुख भूमिका है वो है देवेंद्र नाथ टैगोर, DNT आप शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर। और भारत की पहली पूर्णतया सार्वजनिक राजनीतिक संस्था थी ये, टोटली इंडियन पॉलिटिकल फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देन 1852 में आपको दिखेगा बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन। देन 1852 में ही मैड्रास एसोसिएशन या मैड्रास नेटिव एसोसिएशन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कभी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। एंड 1852 में ही सेम ईयर में आपको दिखेगा देन दक्कन एसोसिएशन। दक्कन एसोसिएशन, आपको पता है दक्कन किसको बोला जाता है? भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसे दक्कन कहा जाता है। तो ये जो तीन संस्थाएं आपको दिखती है, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, दक्कन एसोसिएशन, ये सारी संस्थाएं जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन से आप बोल सकते हो। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ हमको पढ़ना है, दैट इज 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फाउंड किया इंडियन एसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, बिकॉज इंडियन एसोसिएशन के जो हमारा आगे चलकर ही क्या होगा कि बहुत जल्द ये कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है ये बनाने वाला है। तो इंडियन एसोसिएशन, और इसे फाउंड किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SNB। देन आता है 1883, इसमें अगेन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। नेशनल कांग्रेस, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि 1885 तक ये क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे, और 1883 से लेकर के, और यहीं पर ही ये दोनों एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा चालू किए गए, इन्हीं से ही क्या मिलता है, एक बेस तैयार होता है और कांग्रेस जो है वो फॉर्मेशन में आती है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कौन से दिन हुआ। तो 28 दिसंबर 1885, एक ये डेट आपको याद रखना है। देन सेकंड, फर्स्ट इसकी मीटिंग कहाँ हुई, या फर्स्ट सेशन आप बोलिए, फर्स्ट मीटिंग और फर्स्ट सेशन ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई या बम्बई जिसको आप बोलते हैं, बॉम्बे। और यहाँ पर 72 पार्टिसिपेंट्स वहाँ भाग लिए थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आपसे पूछ सकता है, 72 पार्टिसिपेट किए थे वहाँ। देन इनके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर वॉज AOU। ये कौन है? तो ICS है, रिटायर्ड ICS, इंडियन सिविल सर्विस। देन हम बोले कि इस जो फर्स्ट मीटिंग है इसकी अध्यक्षता किसने की? द फर्स्ट मीटिंग द प्रेसिडेंट वॉज व्योमकेश
सॉरी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू विल बी देयर, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपको नाम याद रखना है। यहाँ पर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फाउंडर एंड डेट। और मैंने आपको बता चुका है कि हमने देखा भी था कि 1885 में गवर्नर जनरल कौन है या वाइसराय कौन है बोलिए, तो वो है डफरिन। तो डफरिन के काल में बनती है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बात करेंगे, और जैसे ही हम इसके आगे की हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर दो दल मिलते हैं जो कांग्रेस में बनते हुए दिखेंगे। एक बनेगा 1885 से 1905 के बीच, और दूसरा बनेगा 1905 से। क्लियर है? मतलब फ्रॉम 1905। तो ये दोनों कौन कौन से दल थे और क्या क्या हुआ था इस बीच, वो देखते हैं। तो जो 1885 से लेकर के 1905 तक जो चलेगा, इस दल का नाम है उदारवादी या नरम दल, नरमपंथी जिसे आप बोलते हैं। तो इनको हम इंग्लिश में मॉडरेट्स कहते हैं। मॉडरेट्स मतलब इनके जो कार्य करने का तरीका है वह संवैधानिक है, वह बहुत ही शांत तरीका है, ये उग्र नहीं है, और नीति और याचना, इन सारे तरीकों से ये जो आंदोलन को अपने चलाते हैं, फ्रीडम मूवमेंट को चलाते हैं। तो 1885 टू 1905 मॉडरेट्स आते हुए आपको दिखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, हमने देखा था इनका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देन आपको दिखेंगे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये कुछ नाम आपको फॉर नॉलेज याद रहना चाहिए, कभी कभार पूछ देता है। देन WC बनर्जी, ऑफ कोर्स WC बनर्जी, एंड SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑल्सो। क्लियर है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो इनके प्रमुख नेता हमने देखे, दादा भाई नौरोजी वॉज देयर, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, SN बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ये इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, बट फ्रंट लाइन जो लीडर्स हैं वो हम देख रहे हैं। तो मॉडरेट्स का क्या काम था? नीतियां बनाना, स्मरण पत्र देना, कानून की परिधि में आंदोलन करना, और अंग्रेजी न्यायप्रियता पर विश्वास करना। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश जनमत है वो उनके तरफ मुड़ जाए, और ये क्या कर सके? आसानी से अपनी बातों को रख सके। इनकी उपलब्धियां क्या क्या है अगर देखें तो 1892 में हमने देखा था एक्ट आता है जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया जाता है 1892 में। वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्लॉज रखे जाते हैं, जिसमें से एक है बजट पर चर्चा और भारतीय सदस्यों का बढ़ाया जाना। कहाँ पर? गवर्नर जनरल की काउंसिल या वाइसराय की काउंसिल में। तो ये इंपॉर्टेंट, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? उपलब्धि है। देन ये क्या करते हैं तो भावी आंदोलन के लिए ढांचा तैयार करना, ये सारा चीज ये करते हैं। 1892 इनका जो मेन अचीवमेंट है बोलिए वो ये था। अब हम बात करेंगे 1905 में आने वाले एक और पक्ष की, और ये है उग्र राष्ट्रवाद या गरम दल। इन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। उग्र राष्ट्रवाद या गरम दल, ये क्या कहलाए? नरम दल, और ये गरम दल। अब नरम दल के विपरीत ये काम करेंगे। तो विपरीत बोलने से मेरा मतलब है कि इनके जो तौर तरीके हैं वो अलग हैं। अहिंसात्मक प्रतिरोध करते हैं, सामूहिक आंदोलन ये करेंगे, आत्म बलिदान करेंगे, बहिष्कार और स्वदेशी, ये सारे इनका तरीका है। ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हमने लास्ट क्लास में देखा था, बंगाल विभाजन के बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सट्रीमिस्ट के ही द्वारा स्पॉन्सर रहता है। इनकी जो उपलब्धि है वो अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि 1906 में मैंने लास्ट क्लास में बताया कि स्वराज की मांग जो है वो सर्वप्रथम उठाई गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सबसे पहले किन्होंने उठाई। देन अंग्रेज के विरोध को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। ये क्या है? एक 1905 के बाद जब बंग भंग होता है उसके बाद अंग्रेजों के जो कूटनीतिक तरीके हैं, अंग्रेजों की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं, उनको ये क्या करते हैं? पूरे राष्ट्र के सामने रखते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि आप बोल सकते हैं। तो इनके अगर लीडर्स की बात करें तो आपको नाम याद रखना है लाल, बाल एंड पाल। ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बिपिन चंद्र, सॉरी, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक, एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल ये आपके तीनों लीडर्स दिखेंगे। लेकिन हमने कल देखा कि 1907 में क्या होता है? एक सेशन होता है कांग्रेस का, कहाँ होता है? सूरत में। और वहां पर क्या होती है?
दोनों ही दलों के बीच क्या डल जाती है, फूट डल जाती है। 1907 में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसको सूरत स्प्लिट कहा, मैंने आपको बताया था कल। सूरत की फूट, दोनों ही दल अलग हो जाते हैं सूरत स्प्लिट के बाद, और दोनों के जो कार्य करने का तरीका है वो भी बदल जाता है। अगर सूरत की फूट के कारण की मैं बात करूं तो ये था कि जो कलकत्ता अधिवेशन था उसे नेरोजी को अध्यक्ष बनाकर विभाजन की प्रक्रिया में रोक लगाने की कोशिश की गई थी। बट 1907 में गरम दल क्या चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, ये अब चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और नरम दल चाहता था कि रास बिहारी घोष, एक आपको नाम याद रखना है, रास बिहारी घोष, इनको बनाना चाह रहे थे मॉडरेट्स। बट क्या होता है कि अंतिम रूप से विवाद जो है वो बढ़ जाता है, और रास बिहारी घोष को ही फिर यहाँ पर कौन बनते हैं अध्यक्ष, रास बिहारी घोष, इन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस के उस सेशन का। और नरमपंथी दल का कांग्रेस संगठन पर क्या हो जाता है, अब ये जो है अगर बना दिए गए तो मॉडरेट्स की एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जीत हो जाती है, और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं फ्रॉम द कांग्रेस। अब तीनों के अलग अलग क्या किए गए, अलग अलग इनका जो है दमन, आप बोल सकते हैं एक तरह से कि ये तीनों जो है वो दमन कराए गए या उन्हें हटा दिया गया। तो लाला लाजपत राय जो है वो तो आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन अगर तिलक की मैं बात करूं, बाल गंगाधर तिलक की, तो तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 में 6 वर्ष की जेल हो जाती है, और जो पाल हैं वो राजनीति से अवकाश ले लेते हैं, और अरविंद घोष भी कहाँ, पौंडीचेरी चले जाते हैं। फिर 1916, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 1916, इन्हीं से रिलेटेड है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वहां पर होता है लखनऊ का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ सेशन, और यहाँ पर हो जाती है दोनों में फिर से सुलह, और यहाँ पर क्या हो जाता है, रीयूनियन आप बोल सकते हैं, रीयूनियन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो रीयूनियन कराने में जो हाथ है वो सबसे जो अगर बड़ा या मुख्य भूमिका में बोलूं तो वो है हमारे एनी बिसेंट, एनी बिसेंट की भूमिका वहां पर बहुत अहम होती है। एनी बिसेंट ने दोनों को एक करा दिया, लखनऊ अधिवेशन 1916, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं लखनऊ सेशन के वो थे हमारे A.C. मजूमदार, A.C. मजूमदार। इतना डाटा आपको याद रखना है। अब लखनऊ में जो समझौता और एक होता है, देखिए लखनऊ सेशन जो है वो गरम दल और नरम दल को तो मिलाया है, उसके अलावा भी एक और समझौता होता है इसी सेशन में ही, जो कि है मुस्लिम लीग के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। क्लियर है? तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस में भी क्या होता है, समझौता होता है, और इसमें जो मुख्य भूमिका रही वो थी तिलक की और जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना, आप जिसको सुने होंगे जिन्ना का नाम, तिलक एंड जिन्ना। तो लखनऊ सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रीयूनियंस होते हैं दो अलग अलग। अब हम आगे बात करें, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं कौन, तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं 1916 मार्च में। उसके बाद और एक नारा भी देते हैं वो कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर एनी बिसेंट, अभी हमने नाम पढ़ा इनका, एनी बिसेंट, ये भी क्या करती हैं, ये भी होम रूल लीग बनाती हैं। इनका जो होम रूल लीग है उनका नाम है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो ये एनी बिसेंट का है और बीजी तिलक का होम रूल लीग है, दोनों ही 1916 में है, बट इनका जो है वो मार्च में था, मार्च अप्रैल, और इनका जो है वो सितंबर में होता है। तो अगर पहले पूछेंगे तो बीजी तिलक एंड एनी बिसेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916। तो ये दो और चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हम बात करने वाले थे उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जिन्हें आप जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन यहाँ चलाया जाएगा वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे। और वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बस एक ब्रीफ इनके जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या की थी। 1915, कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, 1915 में ये भारत जनवरी में आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 9 जनवरी, आपको डेट याद रखना, मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था, 9 जनवरी 1915 को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। और दक्षिण अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या चालू कराया,
तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चालू की। ये क्वेश्चन आता है कि इंडियन ओपिनियन जो है वो गांधी जी ने कहाँ प्रारंभ किया, और हम भारत में वहाँ टिक लगा के आ जाते हैं, बट ये कहाँ चालू किया था इन्होंने? साउथ अफ्रीका में। तो इंडियन ओपिनियन चालू करेंगे, और वहाँ पर 1904 में डरबन के निकट फिनिक्स फार्म बनाते हैं, और 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। ये 2 फार्म हाउस या फार्म वहाँ बनाते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम, ये इंपॉर्टेंट है, 1916 में कहा? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। देन 1917, देखिए मैं एकदम ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? गांधी जी को बिहार के चंपारण में इनविटेशन दिया था राजकुमार शुक्ला ने, क्योंकि वहां पर एक पद्धति थी जिसका नाम था तीन कटिया पद्धति, तीन कटिया सिस्टम। इसके खिलाफ क्या हुआ था? वहां के जो किसान थे उन्होंने क्या किया था? विद्रोह करना चाहा था। तो राजकुमार शुक्ला जो उनके नेता थे, उन्होंने गांधी जी को वहां आमंत्रित किया, और चंपारण में गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उनके नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया, और ये जो महात्मा शब्द जोड़े थे वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये फर्स्ट सत्याग्रह है गांधी जी का भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीन कटिया पद्धति जो थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? एक ऐसी पद्धति थी, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किसान का शोषण जो है वो साफ साफ झलकता था। तो उसी को ही क्या किया गया? वहां पर विद्रोह किया गया, और वहां पहला सत्याग्रह जो था वो बहुत सफल रहा। अंग्रेजों को अपने जो वहां का सिस्टम था वो क्या करना पड़ा? वापस हटाना पड़ा। तो ये आपको याद रखना है। देन 1918 में बात करूं, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा किसान आंदोलन, अब बोलिए खेड़ा का किसान आंदोलन। तो खेड़ा किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जो है वो एक्टिव थे, और 1918 में ये हुआ। देन 1918 में ही एक और चीज होती है, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल मजदूर या मिल लेबरर स्ट्राइक, मिल मजदूर का हड़ताल होती है। गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। प्लेग का जो बोनस था उस पर ये बात होती है, और प्लेग बोनस को फिर क्या किया जाता है? वहां प्रदान किया जाता है, बट जितना परसेंटेज था उतना नहीं दे मिलता है, थोड़ा सा कम उस पर मिलता है। बट मिल का जो यूनियन था वो बहुत स्ट्रांग वहां पर एक्टिवनेस दिखाया, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? ये भी सफल रहा। देन अगर और मैं इनके इंपॉर्टेंट कानूनों की बात करूं तो 1919 में हमने कल देखा था रॉलेट एक्ट, तो वहां पर भी सत्याग्रह लीग ये बनाते हैं, सत्याग्रह लीग बनाते हैं, सत्याग्रह लीग बनाते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में। और 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, इस दिन पूरे भारत में अपमान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अपमान दिवस। देशव्यापी हड़ताल होती है विरोध में। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां से जिन्ना, हक और मालवीय ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उस समय वो उसके मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के और काउंसिल के, तो वहां पर से इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया था। देन आपको पता ही है, कल हमने देखा था 13 अप्रैल को क्या होता है? 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं, मैंने आपको बताया। देन होता है 1920 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत मूवमेंट क्या है? तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो जो टर्की का जो सुल्तान था और खलीफा के पद की प्रतिष्ठा के लिए जो है मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद इसमें शामिल थे, और 1919 में यह आंदोलन चलाया। गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 31 अगस्त 1919 को सारे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 31 अगस्त 1919 इस दिन क्या मनाया गया? खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के तहत सरकार के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई, और 1920 में ही इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि जो है गांधी जी ने त्याग दी थी। कैसरे हिंद की जो उपाधि मिली थी वो उन्होंने त्याग दी 1920 के ही इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान। देन आता है 1920 का असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कलकत्ता सेशन में होता है, विशेष अधिवेशन होता है, जिसका जो नेतृत्व है वह लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की, और इसके बाद यह डिसाइड किया गया कि एक सेशन जो होगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन रखा जाएगा, लेकिन एक विशेष अधिवेशन होता है, नागपुर में होता है ये, नागपुर में, और जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय राघवाचारी, विजय राघवाचारी।
और इस सेशन में डिसाइड होता है कि कांग्रेस जो है वो असहयोग कार्यक्रम पारित करेगी। तो अगर पारित करने की बात है तो नागपुर, अगर इंट्रोडक्शन की बात है तो कलकत्ता। देन असहयोग में आप सभी को पता ही है कि पूरे देश में क्या होता है, अलग अलग तरह से सरकार का जो विरोध चालू हो जाता है और कहीं कहीं ये जो है हिंसात्मक भी होता है। 1920 में मैंने अभी आपको बताया कि कैसरे हिंद की उपाधि जब गांधी जी से वापस करते हैं, वहीं से ही ये आंदोलन प्रारंभ होता है। क्लियर है। और तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है इसमें, और 1 करोड़ रुपए उसमें, लगभग उस समय का 1 करोड़ रुपए जमा हो गया था उस अकाउंट में, ऐसा एक लाइन बीट फैक्चुअल आपको मिलता है। देन बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये आंदोलन उग्र रूप ले लेता है और 1922 में 5 फरवरी के दिन यूपी में, उत्तर प्रदेश के एक गांव है, या आप बोलिए कि उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी, चौरा चौरी ये एक प्लेस है, जगह है, वहां पर लोगों ने क्या किया था, थाने को जला दिया था। थाना जला दिया और 22 सिपाहियों की मृत्यु भी उसमें हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी को 1922 को यह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो उनका मानना था कि जो भी आंदोलन या जो भी क्रांतियां होंगी वो सारी क्या होनी चाहिए, अहिंसात्मक होनी चाहिए। वो अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। देन हम करते हैं बात 1923 की। तो यहाँ पर आपको एक पार्टी दिखेगी जो है स्वराज पार्टी। एक पार्टी बनाते हैं स्वराज पार्टी, इसमें 2 मेंबर्स आपको मेन दिखेंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, वो है CR दास, चित्तरंजन दास, जिसे आप जानते हैं। और जो इसके महासचिव बनते हैं वो बनते हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये पार्टी का निर्माण किया। पार्टी का बनाने का मतलब यही था कि 1920 के आंदोलन के बाद ये डिसाइड किया गया, लोगों के बीच में ये भावना आई कि हमें अब काउंसिल में एंट्री हो करके क्या करना है, उसका विरोध करना है सरकार का। तो अगर काउंसिल में ही नहीं जाएंगे तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, उसके लिए एक पार्टी की आवश्यकता है और स्वराज पार्टी वहां बनाई गई। क्लियर। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्पीकर बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, विट्ठल भाई पटेल। इन्हें क्या बनाया जाता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव का स्पीकर। हमने कल देखा था SP सिन्हा बिहार के गवर्नर बने थे और ये क्या बनते हैं, स्पीकर बनते हैं। तो ऐसा आपको नाम धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। देन साइमन कमीशन आता है, ये हम देख चुके हैं। देन 1928 में दिल्ली में क्या होती है, एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है। 1928 में ऑल पार्टी मीटिंग कहाँ होती है, दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग होती है। और वहां पर क्या होता है, मोतीलाल नेहरू जो है वो उसके अध्यक्ष होते हैं, मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने वहां पर नेहरू रिपोर्ट एक पेश की थी। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अगेंस्ट में क्या था, जिन्ना ने भी 14 पॉइंट्स प्रोग्राम पुट किया जो कि नेहरू रिपोर्ट के पूरे विरोध में था। फिर कांग्रेस ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी कि 1 वर्ष की अवधि में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर भारत को 1929 तक औपनिवेशिक स्वराज जो है वो प्रदान कर दे, या फिर पूर्ण स्वराज ही उनका लक्ष्य होगा। तो कांग्रेस की इस बात को सरकार ने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया फिर 1929, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा यहाँ करती है कांग्रेस। और ये बोलती है कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस ये घोषित कर देती है। 26 जनवरी मतलब 1930, अगले साल जो है वो हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो और जो लाहौर सेशन है इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट में मैंने बोला वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा थी। क्लियर है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। लाहौर सेशन के जो हेड हैं या अध्यक्ष हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है और 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब भारत आजाद तो अगस्त 15 को होता है। तो यहाँ पर 26 जनवरी को इस दिन को क्या करने के लिए, यादगार बनाने के लिए क्या किया गया था, संविधान जो अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया या इनेक्ट किया गया, सॉरी, वो 26 जनवरी को ही किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, आप सभी को पता है, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं शायद आपको आज पता चल गया होगा। अगर आप जान रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट के बाद आपको 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कल मैंने आपको बताया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ग्वालियर टैंक जो है वो, सॉरी ग्वालियर टैंक नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो दांडी मार्च से चालू होती है। वेरी सॉरी, दांडी मार्च से। तो दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था, 12 मार्च 1930।
12 मार्च को दांडी तक यात्रा निकालते हैं साबरमती से, और वहां पर पहुंचने पर 6 अप्रैल को नमक कानून जो है वो तोड़ते हैं। सॉल्ट लॉ को ब्रेक किए थे और सांकेतिक रूप से नमक का निर्माण कर सरकार को ये चुनौती प्रस्तुत करते हैं। 1930 का ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। इसमें बहुत सारे जो आंदोलन है वो होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है उग्र आंदोलन भी होते हैं। और 1931 में हमने देखा था कि गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, गांधी इरविन पैक्ट। तो वहां पर बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया जाता है, शॉर्ट आउट कर लिया जाता है और आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। फिर सांप्रदायिक पूना पैक्ट हमने कल देखा अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, तो ये चीज है। 1935 का अधिनियम मैं आपको बता चुका हूँ। त्रिपुरी अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो 1939 में होता है। इसकी जो अध्यक्षता है वो करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो है वो पटाभी सीतारमैया को समर्थन देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। 1939 में अध्यक्ष बने हुए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, असहयोग दिखा उन्हें और पार्टी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हमने कल पढ़ा था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा 39 to 45। वहां पर क्योंकि भारत जो है वो अपनी स्ट्रगल में बिजी था, लेकिन इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो अपने जो अलग देशों से जो लड़ाई चल रही थी उससे जीतने के लिए बहुत सारे भारत पर क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो उसके विरोध में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1937 में चुनाव हुए। देखिए कल का जो वीडियो लास्ट वीडियो में बनाया और आज का जो वीडियो है ये दोनों को आपको मिक्स करके देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देन 1940 में कौन क्या होता है, अगस्त ऑफर लेकर के आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ने कहा कि युद्ध काल के सहयोग के अगर आप करेंगे तो आपको भविष्य में, मैं प्रॉमिस करता हूं कि, या हम प्रॉमिस करते हैं अंग्रेज की, आपको अपनी वैश्विक स्वराज दे देंगे। लेकिन बाद में ये सब क्या हुआ, ये सारी बातें झूठी निकली। और 1940 में आपको एक चीज और पूछ सकता है, ये है इंडिविजुअल सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू हुआ था, तो 1940। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। और सेकंड अगर पूछेगा तो सेकंड कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ये दो चीज आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है अभी अभी कुछ एक पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। क्रिप्स मिशन आएगा 42 में, ये हम देख चुके हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। महात्मा गांधी जी ये ग्वालियर टैंक मुंबई 8 अगस्त को लॉन्च करते हैं और यहाँ पे करो और मरो का नारा देते हैं। और ये जो आंदोलन के जैसे ही स्टार्ट होता है उसी दिन सारे नेताओं को, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, नजरबंद और जेल में डाल दिया जाता है। यह आंदोलन जो है वो लीडरलेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोगों ने आंदोलन को चलाए रखा या आंदोलन जारी रखा जो कि फ्रंट लाइन लीडर्स के नहीं थे। और वहां पर कुछ नए नाम आपको दिखेंगे, जैसे जेपी जयप्रकाश नारायण आपको नाम दिखेगा। देन राम मनोहर लोहिया आपको दिखेंगे। देन अरुणा असफ अली आपको दिखेंगी, अरुणा असफ अली। तो ये सारे लीडर्स वहां पर दिखते हैं। फिर अगस्त जो है वो जो अगस्त का महीना है 1942 का, वो बहुत ही उग्र था और अंग्रेजों ने भी क्या किया, दमनकारी नीतियां अपनाई और इस आंदोलन को क्या किया, दबाने की पूरी कोशिश की। और ये आंदोलन हमें दबता हुआ दिख जाएगा। देन आपको पता है कि वेवेल प्लान आता है, वेवेल प्लान और शिमला समझौता। लेकिन शिमला में जो सम्मेलन होता है उस पर कोई भी समझौता नहीं हो पाता और शिमला समझौता जो है वो विफल हो जाता है। उसके बाद हमने कल देखा कि कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में। और कैबिनेट मिशन से ही क्या होगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यहाँ से जो है वो भारत के लिए अच्छी खबर आती है। और 1946 के बाद से आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिविटी यहाँ दिखती है। लेकिन 47 में क्या होता है, विभाजन हो जाता है और स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन भारत का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तो गांधी जी की जो भूमिका है और कांग्रेस की जो भूमिका है वो हमने देखा कि कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो काम की। 1885 से बनी हुई संस्था ने 1947 में तक भारत को क्या किया, स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयासरत रहे और अंतिम में सफलता भी उन्होंने पाई। और इसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल का गठन है और कांग्रेस जो है वो क्या बोलती है, प्रथम मंत्रिमंडल जो है वो बनाती है स्वतंत्र भारत का। और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया हम देखेंगे या इसके बाद का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। यहां तक आपको क्वेश्चन आएंगे और इस
मॉडर्न इंडिया की सीरीज को मैं यहीं पर एंड करूंगा और आपको ये कहूंगा कि इससे जुड़ी हुई सारी चीजों के डेटाज आप कलेक्ट कर लीजिए। आप जितना हिस्ट्री में घुसेंगे उतने ही आपको डेटाज मिलेंगे। केवल 1 घंटे की क्लास लेकर या आधे घंटे की क्लास लेकर मैं उन सारी चीजों को कवर नहीं कर सकता। आपको भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत तो डाटा कलेक्ट करना है। और सबसे अच्छा इसका जो स्रोत है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं पुराने साल के, तब आपको बहुत सारे क्या हो जाएंगे, नॉलेज जो है वो ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले सब्जेक्ट के किसी वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।